जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज है हम लोग 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के 7 चैप्टर पे नेशनल इनकम। ओके, तो इसके पहले वाले मैंने सारे चैप्टर पढ़ा दिए, मैंने इंपॉर्टेंट भी दे दिया आप लोगों को, इकोनॉमिक्स का, ओसीएम का, एसपी का, और आई थिंक मैथ्स भी मैंने पढ़ा है। बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा है, चेक कर लो। जी सर कॉमर्स लिख देने का, बस टॉपिक का नाम जो भी रहे आपका वो लिखकर, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो अभी ये हम लोग चैप्टर फटाफट कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। एंड बाय द वे मैं कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में खत्म हो जाए चैप्टर। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे ये भी याद रख लो, नेशनल इनकम। ठीक है, चलो देखते हैं अभी नेशनल इनकम क्या होता है। इंट्रोडक्शन पहले फटाफट पढ़ लेते हैं। नेशनल इनकम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो नहीं मैक्रो लिख के दिया गया है। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ बिग बोल सकते हो। ठीक है, द नेशनल इकोनॉमी कंप्राइजेस ऑफ ऑल फर्म्स एंड बोला गया है फैक्ट्री, शॉप्स एंड मार्केट, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा लिख के दिया है। ठीक है, मतलब सारे ये जितने भी अपने एक देश में जितने भी इतने कंट्रीब्यूट करते हैं ना, चाहे कोई एक छोटी सी दुकान हो, एक बड़ा सा मॉल हो, उनका जो एक पर्टिकुलर इनकम रहता है ना, उसका हर एक पर्टिकुलर इनकम का कहीं ना कहीं पूरी देश की इनकम में, पूरी नेशन की इनकम में कहीं ना कहीं कोई हिस्सेदारी होती है, कोई कंट्रीब्यूशन होता है, उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम इज बोला गया कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ऑल्सो ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अ कंट्री। मतलब ये क्या, प्रोडक्शन कितना हो रहा है एक पर्टिकुलर कंट्री में, कितना कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है, कितना ट्रांसपोर्ट, एक्सचेंज, ये सब हो रहा है, ये सबका कंबाइंड मेथड है, उसी को कंबाइंड में हम लोग नेशनल इनकम एग्रीगेट बोलते हैं। इन इंडिया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इनकम कमिटी एनआईसी इज इन 1947 में हुआ था। बोला गया बिगिनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट फॉर रेगुलर कंप्लीशन ऑफ द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। मतलब ये सब बनाया गया था, वो सब लिख के दिया, ये डेट याद रख लेना। एट प्रेजेंट सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एससीओ कंप्लाइज द पब्लिश डेटा ऑन द नेशनल इनकम और अलाइड एग्रीगेट एवरी ईयर। हर साल ये जो अभी एससीओ, अभी ये नेशनल इनकम का सारा मैनेजमेंट देखती है, निकालती है। पहले एनआईसी निकालती थी। ओके, मीनिंग क्या दिया है भाई, मॉडर्न इकोनॉमी इज मनी इकोनॉमी। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो सिंपल है। हैंस नेशनल इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। और ऑब्वियसली मॉडर्न इकोनॉमी क्या है, अभी आजकल क्या चलता है, पैसा बोलता है, और इसीलिए नेशनल इनकम को भी पैसे के टर्म्स में देखा जाता है। द टोटल इनकम ऑफ अ नेशन इज कॉल्ड नेशनल इनकम। एक पूरे देश का जो इनकम रहता है ना, उसको ही क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। जैसा मैंने बोला, एक छोटी सी दुकान है, एक बड़ा सा मॉल, सबका कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में। इन द रियल टर्म नेशनल इनकम इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विस कितने फ्लो हो रहे, कितने बाइंग हो रही, कितने परचेस हो रहे, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उस सबका कंबाइंड एक साल में नेशनल इनकम निकलता है। ठीक है, एंड बाय द वे आज बजट निकला, फर्स्ट फाइव है। ओके, डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम क्या है पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक है, सॉरी डेफिनेशन ही लिखा था ना, हाँ डेफिनेशंस दिया। फॉलोइंग आर सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ नेशनल इनकम, अलग अलग। अब एनआईसी जो पहले रेगुलेट करती थी, जो हम लोग ने इधर पढ़ा था, नेशनल इनकम कमिटी एनआईसी, बोला गया ये क्या बोलती है, नेशनल इनकम कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगस्त 1949 को, जस्ट इंडिपेंडेंस के 2 साल में। बोला गया विद प्रोफेसर पीसी, ये क्या है, महालानोबिस, अच्छा महालानोबिस नाम है उनका। ओके, चेयरमैन ऑफ, बोला गया प्रोफेसर चेयरमैन एज चेयरमैन। अच्छा, ये चेयरमैन थे जो ये पीसी महालानोबिस जो थे, चेयरमैन थे एनआईसी कमिटी के। और प्रोफेसर डीआर गाडगिल एंड बोला गया डॉक्टर वी राव एज मेंबर्स। ये सारे लोगों के नाम दिए, इधर फोटो दिया, देख लो। अकॉर्डिंग टू एनआईसी, अभी ये डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन है वो अभी आएगा। ठीक है, मैं इसको येलो में कर देता हूँ। अब नेशनल इनकम, सॉरी, नेशन एस्टिमेट मेजर द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विस टर्न आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। मतलब बिना डुप्लीकेशन के, मतलब एक ओरिजिनल क्वांटिटी को ही काउंट किया जाता है, जो एक पर्टिकुलर पूरे नेशन में जो कमोडिटीज बनती है या यूज होती है, पूरी कमोडिटी को क्या किया जाता है, ओरिजिनल यूनिट्स में काउंट करते हैं, तो उसे नेशनल इनकम बोला जाता है, बिना डुप्लीकेशन के। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन है, याद करना पड़ेगा आपको, और कोई ऑप्शन नहीं है। और बोला गया प्रोफेसर ए की पिगो, बोला गया नेशनल, अच्छा ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन है, नेशनल डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव इनकम ऑफ अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अब्रॉड व्हिच कैन बी मेजर्ड इन मनी। बोला गया नेशनल इनकम क्या है, एक पार्ट है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है इनकम का, जो एक कम्युनिटी से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, इंक्लूडिंग इनकम डिराइव फ्रॉम अब्रॉड, जो इनकम अब्रॉड से आता है, विदेशों से आता है, कैन बी मेजर्ड इन मनी, और उसको हम लोग मनी में मेजर कर देते हैं। प्रोफेसर बोला गया एरविंग फिशर, ये क्या बोलते हैं, नेशनल डिविडेंड और इनकम कंसिस्ट सोलली
ऑफ सर्विसेज एज सर्विस बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। मतलब नेशनल इनकम बोला गया उसमें क्या होता है, सिर्फ सोनली सिर्फ ओनली फॉर द सर्विसेज एज रिसीव बाय अल्टीमेट कंज्यूमर। जितने भी सर्विसेज एक देश के कंज्यूमर को रिसीव हो रही है, जितने भी देश के पर्टिकुलर गुड्स कंज्यूम किए जा रहे हैं, वेदर फॉर देयर मटेरियल और फॉर देयर ह्यूमन एनवायरमेंट्स, वो जरूरी नहीं है, वो कोई भी सर्विस हो सकती है, ह्यूमन एनवायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक चीज बेंच ये सब एसेट्स भी हो सकती है। ओके सिंपल, ये 3 डेफिनेशन थे, थोड़े टेक्निकल डेफिनेशन है, आपको याद करने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा और आपको याद करना है। ओके, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ये भी 100% इंपॉर्टेंट है, ये पर्टिकुलर आंसर मैंने इंपॉर्टेंस दिया है उसको भी, उसमें भी मैंने इंक्लूड किया था 100% इसकी श्योरिटी कि भाई ये तो आएगा ही आएगा, याद तो करना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, ठीक है भाई, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ बिग, जैसा मैंने बोला था आपको, ठीक है, एक मास कंसेप्ट में आता है ये। ओके, अब देखते हैं क्या लिख के दिया है, नेशनल इनकम रिप्रेजेंट इनकम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल रेदर देन द ऑफ एन इंडिविजुअल। अब ऑब्वियसली स्टडी ऑफ बिग है तो नेशनल इनकम क्या एक इंडिविजुअल का इनकम नहीं बताता, एक देश का इनकम बताता है। एक देश में तो ऑब्वियसली बहुत सारे मल्टीपल्स लोग होते हैं, मल्टीपल स्टेट होते हैं, मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल हैंस इट इज मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, और इसलिए इसे मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट बोलते हैं। अब बोला गया सेकंड, क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस, और इसमें से फाइनल गुड्स एंड सर्विस की बात की जाती है, प्रोडक्शन ये सब, मतलब बनाने का कॉस्ट नहीं देखा जाता है कि कितना कैसे बना, एट द एंड एमआरपी क्या है उससे मतलब अपने को, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल के तौर पे। इन बोला गया ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, ठीक है, कभी कभार होता है ना डबल काउंटिंग, देखो हम लोग ने इधर पढ़ा था कि विदाउट डुप्लीकेशन ओरिजिनल क्वांटिटी, देखो इधर कौन भाई साहब बोले थे, ये आ रहा है, देखो ये पहला वाला क्या नाम था इनका, एनआईसी बोली थी, अच्छा कमिटी ने बोला था। तो ये क्या बोल रहा है, इन अ नेशन इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन अ इकोनॉमी आर कंसीडर्ड, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होती है उसी को काउंट किया जाता है विदाउट डुप्लीकेशन, मतलब डबल काउंटिंग नहीं होती है, डुप्लीकेट काउंटिंग मतलब ये नहीं कि एक क्वांटिटी तो वापस बना दिया तो उसको वापस काउंट करे ना। द वैल्यू ऑफ बोला गया इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल इज नॉट कंसिडर। इंटरमीडिएट गुड्स और रॉ मटेरियल मतलब बनाने के लिए जो चीज यूज करते हैं ना, फिनिश्ड गुड रहता है एक, और उसको बनाने के लिए जो चीजें यूज होती है ना, ऐसे फॉर एग्जांपल एक लैपटॉप को बनाने के लिए हजारों चीजें लगती है, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, बस एक लैपटॉप को काउंट किया जाएगा, ठीक है, आसान शब्दों में। और क्या बोला गया, फॉर एग्जांपल व्हाइल एस्टिमेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ शर्ट देयर इज नो नीड टू टेक द वैल्यू ऑफ कॉटन, मतलब जब शर्ट आप लोग बना रहे हो तो आपको क्या कॉटन बनाने की, मतलब कॉटन को काउंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सीधा जो एंड क्वांटिटी है शर्ट उसी को आप काउंट करो, एज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द शर्ट। और ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि जब आप लोग शर्ट बनाते हो, लेट मी टेक दिस कॉल, ठीक है, जब आप शर्ट बनाते हो तो शर्ट में आप लोग रॉ मटेरियल का प्राइस ऑब्वियसली इंक्लूड कर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड रहता है, तो अपने को हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो, हाँ हाँ अच्छा ठीक है। ओके तो हम लोगों को टी शर्ट जब परचेस करते हैं तो उसमें ऑलरेडी टी शर्ट कैसे बना उसका प्राइस इंक्लूडेड रहता है, तो इसलिए हम लोग रॉ मटेरियल्स में नहीं जाते, डायरेक्ट फिनिश गुड में जाते हैं। लेट मी गिव मी अ सेकंड। कौन है, दरवाजा थोड़ा उठना है। ओके देन नंबर 3 क्या है, नेट एग्रीगेट वैल्यू, ठीक है, नेट एग्रीगेट क्या वैल्यू होती है, देखो अभी देखते हैं। एग्रीगेट मतलब ऑब्वियसली होता है टोटल या सम। नेशनल इनकम इंक्लूड्स द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस एंड डज नॉट इंक्लूड डिप्रिसिएशन कॉस्ट, ठीक है, मतलब नेशनल इनकम में जो गुड्स एंड वैल्यूज बनाने का जो एंड फाइनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग था, जो मैंने बोला ना कि बनाने का मटेरियल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब नहीं देखते, डायरेक्ट हम लोग क्या देखते हैं, एमआरपी क्या है, बस उस पर बात करते हैं। तो इधर वही बोला गया, जो एंड प्रोडक्ट का प्राइस है, एंड प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वही काउंट किया जाता है, उस पर डेप्रिसिएशन, उस पर कितना डिडक्शन लगा, कितना डिस्काउंट, वो सब कैलकुलेट नहीं करते। और बोला गया दैट इज वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट, ठीक है, मतलब वेयर एंड टेयर मतलब सिंपल जो कैपिटल एसेट, जो मेन एसेट है उसी के बारे में बात होती है। फोर्थ क्या है, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या बोलता है, देखो बोला गया नेशनल इनकम इंक्लूड्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू। अब्रॉड का मतलब क्या बोला गया है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इंपोर्ट वैल्यू। अब इसका मतलब समझो, देखो एक्सपोर्ट क्या होता है जब हम लोग कोई चीजें बाहर बेचते हैं, इंपोर्ट क्या होता है जब कोई चीजें हम लोग खरीदते हैं। एक्सपोर्ट मतलब हम लोगों ने दूसरे देश को बेचा,
अब दूसरे देश को बेचेंगे तो अपने देश को इनकम मिलेगा, और इंपोर्ट मतलब दूसरे देश से खरीदेंगे तो अपना इनकम वहां जाएगा। तो ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि ये जो बेच रहे हैं सेलिंग, और जो खरीद रहे हैं ठीक है परचेसिंग, ठीक है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अरे सॉरी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। तो उससे एक पर्टिकुलर अपने को अब्रॉड वैल्यू पता चलता है कि नेशनल इनकम अपना कैसे बढ़ रहा है घट रहा है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री है जो समझ लो फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का क्या कर रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, माल 10 करोड़ का बेच रही है और इंपोर्ट कर रही है 15 करोड़ का, ठीक है। तो डिफरेंस कितना आएगा, 10 माइनस 15 5 होता है। तो 5 करोड़ का क्या हो रहा है, इनकम बाहर जा रहा है, ठीक है। काइंड ऑफ समझने के लिए मोटा मोटा। और x माइनस एम वही दिया, नेट डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट फ्रॉम द अब्रॉड एंड पेमेंट मेड बाय अब्रॉड, आरपी वही लिख के दिया है, सिंपल एंड सॉर्टेड रखते हैं। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, देखो नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद द रेफरेंस टू द टाइम पीरियड इन इंडिया। टाइम पीरियड से ही होता है, तो क्या है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर कहां से शुरू होता है, 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च। जैसे फॉर एग्जांपल अभी 2026 चल रहा है, तो 2026 के 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा फाइनेंशियल ईयर आएगा, ओके। ये रहता है, जैसे जनवरी से दिसंबर अपना नॉर्मल कैलेंडर चलता है, लेकिन फाइनेंस के लैंग्वेज में, इकोनॉमिक के लैंग्वेज में, अकाउंटिंग के लैंग्वेज में फाइनेंशियल ईयर कैसे चलता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। फ्लो कंसेप्ट बोला गया, नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट, इट इज शो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एक फ्लो बताता है कि कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में इन ड्यूरिंग अ ईयर, सॉरी। मनी वैल्यू देता है भाई, नेशनल इनकम इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी मतलब पैसे की, आर्थिक टर्म्स में ही इसे देखा जाता है। इट रिप्रेजेंट ओनली दोज गुड्स एंड सर्विस व्हिच आर एक्सचेंज फॉर मनी, बस वही गुड्स एंड सर्विस आते हैं जो पैसे का लेन देन के द्वारा खरीदे या बेचे जाते हैं, ठीक है। अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। अभी आगे क्या है भाई, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। ये एज मच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो मैं ये स्किप कर दे रहा हूँ। ये इतना एज सच इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना है। अभी आपका एज सच एग्जाम भी आ गया है और मैं फेब में ही बना रहा हूँ, इसीलिए तो ये मैं पूरा पार्ट स्किप कर दे रहा हूँ। तो भी चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, मैं बाद में वीडियो या शॉर्ट्स लेकर आ जाऊंगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैं वो बता रहा हूँ। 2 सेक्टर मॉड्यूलर डजंट नो, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं हटा दे रहा हूँ, ओके। डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं, ये वाला पेज देखो। 3 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बोला गया। अंडर 3 सेक्टर मॉडल द गवर्नमेंट सेक्टर इज एडेड द एग्जिस्टिंग टू आर हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, ठीक है। 3 सेक्टर है बोला गया नेशनल इनकम के, एक गवर्नमेंट सेक्टर आता है, हाउस होल्ड आता है और बिजनेस आता है। ये 3 चीज फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, मल्टीपल चॉइस के लिए याद कर लेना। 4 सेक्टर मॉडल ऑफ, सर अब 4th सेक्टर में क्या आता है, 4 सेक्टर मॉडल बोलता है, पहले बोला गया फॉरेन सेक्टर इज एडेड, इसमें फॉरेन सेक्टर भी आता है। जैसे 3 क्या है, हाउस होल्ड है, बिजनेस है, गवर्नमेंट सेक्टर है। चौथा क्या आता है, फॉरेन सेक्टर भी आता है, डन। अभी ये आता है, ये मेन कंसेप्ट है, इसी के ये भी है भाई 80% चांसेस है ये भी आ सकता है एग्जाम में, तो बेटर टू पढ़ के जाओ, समझ के। डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम फ्लो आर बोला फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट, वही सब है। चलो इधर आ जाते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 100% आएगा डिफाइन के लिए, ठीक है। डिफाइन के लिए, मीनिंग के लिए, शॉर्ट कुछ के लिए भी आएगा तो आएगा, 100% बोल दे रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स किसी ना चीज के लिए आना ही वाला है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक देश के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी एक देश के अंदर, ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या मार्केट वैल्यू है वहां के पर्टिकुलर, क्या बोला गया, फाइनल गुड्स एंड सर्विस की। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया की जो गुड्स एंड सर्विस पूरे देश की बात कर रहा हूं, उसके अंदर उसके गुड्स एंड सर्विस का क्या वैल्यू निकलता है, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं। देखो बोलते हैं ना जीडीपी, हम लोग इतना है, अपना जीडीपी इतना है, ठीक है। बाय द वे हम लोग जीडीपी में अभी बहुत ऊपर आ चुके हैं कंपेयर टू पिछले बहुत सालों से, ठीक है। जीडीपी क्या है भाई, CIM में वो सब हम लोग ने जो पहले देखा था ना, वो जो पिछला कॉस्टिंग था वो सब आता है। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इधर दिया भी है कि भाई सी क्या बोलता है, प्राइवेट सेक्टर कंजम्पशन बताता है, डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, ये सब आप लोग अपने से पढ़ लेना है, एज मच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है।
आप लोग उतना लिखोगे जीडीपी के लिए इज मोर देन इनफ, और चाहिए अगर ये तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, एज इट इज छाप देना फॉर मोर मार्क्स ऑब्वियसली। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन स्टिल पढ़ लेते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ ईयर। ठीक है, अब डोमेस्टिक बोल रहा था जो ना एक पर्टिकुलर कंट्री में हो रहा था डोमेस्टिक बाउंड्रीज में, इसमें टेरिटोरियल बाउंड्रीज है, टेरिटोरियल छोटे छोटे स्टेट वाइज आप लोग कंसिडर कर सकते हो। एनडीपी क्या होता है, जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, जितने भी डेप्रिसिएशन है जीडीपी से घटा दो एनडीपी निकलता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, स्टिल पढ़ लेते हैं। ग्रॉस बोला गया नेशनल प्रोडक्ट मींस द ग्रॉस वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस एनुअली इन द कंट्री, मतलब तीनों का डेफिनेशन सेम है, बस जीडीपी में डोमेस्टिक आया, एनडीपी में अपना टेरिटोरियल आया, और ये जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, एनुअली मतलब सालाना, पूरे साल में एक बार, विच इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से। इधर फॉर्मूला दिया है, ऊपर आपको बता दिया गया, इधर फुल फॉर्म लिख के दिया, पढ़ लेना अपने हिसाब से, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी, ये भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल पढ़ लेते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज, रेसिडेंट्स के हिसाब से। हम लोग ने पढ़ा ना, ये पहले क्या था, जीडीपी डोमेस्टिक था, और फिर एनडीपी अपना टेरिटोरियल था, फिर जीएनपी अपना क्या था, क्या था यार मैं भी भूल गया, जीएनपी कहाँ था, एनुअली था, और ये क्या था, रेसिडेंटियल था, बस डन फॉर दिस। और ये सब तो नहीं पढ़ने का जरूरत है, एज मच दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आउटपुट मेथड, हाँ ये थोड़ा पढ़ लेते हैं, आउटपुट मेथड एंड प्रिकॉशंस तो इज मच इम्पोर्टेंट नहीं है, देखते हैं क्या क्या है आगे। इंपॉर्टेंट क्या है, मैं वही सब पढ़ा दे रहा हूँ आपको, और बाकी सब चीज मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ के मतलब नहीं, फालतू का ज्ञान आप लोग को ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है एग्जाम टाइम में। देखो एक है एक्सपेंडिचर मेथड इनकम, ये तो थोड़ा थोड़ा अपने को पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो बात है, और कुछ नहीं कर सकते इसमें, लेकिन स्टिल इसमें जो अननेसेसरी टॉपिक्स होंगे वो मैं स्किप कर दूंगा। आगे क्या है मुझे देखना, तो बस चैप्टर खत्म हो जाएगा, फटाफट खत्म करते हैं, मेरे ख्याल से और 20 मिनट में लूंगा आपके, ज्यादा से ज्यादा। देखो पढ़ते हैं अब मेथड्स क्या है भाई, नेशनल इनकम निकालने के लिए ना कुछ मेजरमेंट्स बोला गया, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ निकालने के उसके कुछ जरिए। आउटपुट मेथड होता है, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इनकम मेथड भी बोलते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, जस्टिफाई के लिए इंपॉर्टेंट है ये, शॉर्ट नोट और जो भी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तीनों, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ओके। देखो मेथड ये सब फ्लो चार्ट है, देखो एग्जाम में ना ये भी बना देने का, ठीक है, पेंसिल से थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि देखो कभी इकोनॉमिक्स में ना अपन मन से नहीं ज्यादा ठोक सकते, तो ये सारी चीजें आंसर अपना बड़ा करती है। आउटपुट मेथड क्या है, द मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इन्वेंटरी मेथड भी बोलते हैं, नेशनल इनकम के पर्टिकुलर कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए। द मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड, आउटपुट साइड ठीक है, मतलब बाहरी साइड से देखते क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर, इसमें क्या हम लोग एक इकोनॉमी को अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो जाता है, माइनिंग हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस छोटी छोटी बिजनेसेस, एक कॉमर्स हो गया, ये हो गया, ठीक है, हेन फेन ये सब चीज है, ठीक है। और the output or product method is followed either by valuing all final goods and service product during a year at the market price, और क्या बोला गया, by adding up all the values at each higher stage of production until this product are turned into final product। मतलब देखो दो मेथड है, जो मेनली वाला जो मेथड है ना वो ये यूज होता है, ये वाला, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आउटपुट जो है ना हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबका जो पर्टिकुलर वैल्यू होता है ना, सबका फाइनल गुड्स का जो वैल्यू होता है ना, वो हम लोग एक साथ कैलकुलेट करके क्या करते हैं, उसका मार्केट प्राइस निकाल के कैलकुलेट कर देते हैं। और इधर देखो, इधर फाइनल गुड्स एंड सर्विस का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, इधर क्या कर रहे थे, बाय, मतलब एक और चीज है, एक और ऑप्शन है, दो तरीके से किया जाता है। और by adding up the value of higher stage of production, मतलब सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट करते तब तक करते जब तक फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस ना निकल जाए, ठीक है। मतलब ये बहुत नीचे से शुरुआत करना है, और जो इसके पहले वाला मेथड था फाइनल गुड्स डायरेक्ट सीधी बात, नो बकवास वाला मेथड था, ठीक है, सिंपल एज दैट। और आगे क्या है भाई, while using the method utmost care must be taken avoiding multiple double counting, to avoid double counting this method suggests two alternative approaches for the measurement of GNP। अब देखो डबल काउंटिंग हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि भाई नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए डबल काउंटिंग बहुत ज्यादा बेकार चीज है, वो होनी ही नहीं चाहिए, तो उसे अवॉइड करने के लिए भी दो मेथड है, तो वो दो मेथड अभी इधर दिया गया है, ठीक है। जस्टिफाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ा रहा हूं, और पढ़ भी लो। फाइनल गुड्स अप्रोच, द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच, ये बोला गया एक मेथड है, उसके दो नाम है,
फाइनल गुड्स अप्रोच भी, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच भी। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स आर रेडी टू फाइनल कंजम्पशन, मतलब जो ऑलरेडी फिनिश गुड्स है, जो बन चुके हैं, अब डायरेक्ट उसे कंज्यूमर के पास लेके जाना है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट इन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आर इंक्लूडेड एंड द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन आर इंक्लूड। जो इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन होते हैं ना, इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको जैगरी गुड़, ठीक है, जैगरी गुड, अभी वो आपके पास आ रहा है, तो अभी वो बनाने में गन्ना लगा, पानी लगा, हीट लगा, तो वो सब का कॉस्ट है ना, वो सब का कॉस्ट इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्ट गुड़ बनाने का ये सब हुआ, सम कॉस्ट निकाल के पूरा टोटल अमाउंट आपको दे देते हैं, उसमें प्रॉफिट जोड़ के एमआरपी लगाया, ले भाई इतने में खरीद। तो जो फाइनल कॉस्टिंग रहती है ना, वही चीज की बात कर रहा है कि भाई हम लोग इंटरमीडिएट जो ट्रांजेक्शंस होते हैं ना, उसके बीच में उसे इग्नोर कर देते हैं, बाकी ये सारी चीज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये सब में यूज होता है। Intermediate goods are involved in the process of producing final goods, that is the final flow of the output purchase। मतलब वो intermediate goods क्या final goods बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, जो आउटपुट में परचेस होता है, ठीक है, कंज्यूमर द्वारा, ठीक है। Hence the value of final output include the value of intermediate products। और इसलिए जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो ऑलरेडी जब प्रोडक्ट पूरा बन गया तो उसमें तो इंक्लूड करेगा ही ना, तो इसलिए वो भी कॉस्ट एक साथ कैलकुलेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल था कि भाई शर्ट है, तो शर्ट बन गया, शर्ट 150 रुपए, अब मैं उसमें थोड़ी ना कैलकुलेट करूंगा कॉटन इतने का, पॉलिस्टर इतने का, सिलाई का इतना, टेलर का नहीं ना, डायरेक्ट शर्ट का एक रेट बता दूंगा ये सबको जोड़ के। तो ये सबको जोड़ के अगर मैं टेलिंग का 20 रुपया, कॉटन का 50 रुपए, सब जोड़ के एक शर्ट का प्राइस प्रॉफिट के साथ बोल दूंगा 250 रुपया, तो वो 250 में सारा कॉस्ट आ गया एक साथ। तो वही बोल रहा है कि भाई इंटरमीडिएट वैल्यूज जो होती है प्रोडक्ट की, वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाती है फाइनल आउटपुट में, मतलब फाइनल प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड, देखो अभी वही एग्जाम्पल दिया है, ब्रेड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ व्हीट। एक ब्रेड जो आता है आपको कुछ आता होगा 25 या 30 रुपए का पैकेट, उसमें क्या क्या प्राइस रहता है उधर पीछे देखो, उसमें लिखा रहता है इंग्रेडिएंट्स, तो उसमें बोलता है कॉस्ट ऑफ व्हीट, कॉस्ट ऑफ फ्लोर, आटा एक्सेट्रा, ठीक है। व्हीट एंड फ्लोर आर बोथ इंटरमीडिएट गुड्स। अब वो ब्रेड जो है फिनिश गुड्स है, लेकिन ब्रेड को बनाने के लिए व्हीट लगा, आटा लगा, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। देयर वैल्यूज आर पेड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के टाइम पे ही उसका वैल्यू पे करना है ना, मतलब ब्रेड बनाने के पहले ही वो पे करना पड़ता है, तब ना ब्रेड बना पाओगे। द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज ब्रेड, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। अब ब्रेड बनाया आपने भाई, 500 रुपए का व्हीट लगा था, उतना फ्लोर इतने का लगा था, तो फ्लोर मीन्स आटा इतने का लगा था, तो इतना इतना जोड़ के मैंने ब्रेड इतने में इतना बनाया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना था, एमआरपी जोड़ मैंने प्रॉफिट अपना लगा और बोला अब 30 रुपया के हिसाब से मैं बेच दूंगा, उसमें हो जाएगा, सारा कॉस्ट ऐड हो जाएगा ऑलरेडी। तो वही चीज रिपीट कर रहा है। Thus, a separate accounting of the value of intermediate goods along with the accounting of value of final product will be would mean double counting। मतलब तो इसलिए तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए व्हीट कितना बिका और फिर एट द एंड व्हीट कितना बिका वो भी आएगा, और फिर ब्रेड कितना बिका वो भी आएगा, तो वो थोड़ा अमाउंट ऑफ व्हीट तो ब्रेड में भी गया रहेगा ना। अब पूरे देश में कितने व्हीट से ब्रेड बनता होगा, तो व्हीट का अमाउंट भी कैलकुलेट हो रहा है, ब्रेड का अमाउंट भी कैलकुलेट हो रहा है, तो इससे क्या हो जाता है, डबल अमाउंट कैलकुलेट हो जाता है ना, सेम चीज कमोडिटी के पीछे, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्रेड का अमाउंट करते हैं, व्हीट को छोड़ देते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स है, इसका अलग से अकाउंट बनता है, और जो मेन फिनिश गुड्स है उसी के हिसाब से नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। और क्या बोला गया, टू अवॉइड दिस वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट ऑफ गुड्स मस्ट बी कंप्यूटर अच्छे से कैलकुलेट करो। दूसरा क्या है, वैल्यू एडेड अप्रोच, द अप्रोच एडेड मेथड, वही चीज है, दो नाम है एक के। In order to avoid double counting, value added approach is used according to the approach the value added of each stage of production process is included। अब इसमें क्या होता है, पहले वाले में हम लोग ने देखा था कि भाई जो बनाने में इतने सारे प्रोडक्ट, उसका खर्चा नहीं देख रहे थे, डायरेक्ट पूरा बन गया, उसका प्राइस क्या है वो बताओ, उसी से कैलकुलेट करके खत्म करते। लेकिन इसमें क्या, हर एक स्टेप का, जैसे व्हीट का कितना प्राइस था तो वो भी कैलकुलेट करेंगे, फ्लोर का कितना प्राइस था वो भी कैलकुलेट करेंगे, हीट का कितना था, वाटर का कितना था, ब्रेड का कितना, पूरा कैलकुलेट करेंगे, पूरी महाभारत। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट एंड द इनपुट एट द ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द वैल्यू एडेड, ठीक है। और जब ये पूरा प्राइस कैलकुलेट करते हैं ना लोग, फ्रॉम फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप, पूरा ब्रेड बनने तक का पूरा जितना भी सामान था, बनाने मेकिंग चार्जेस सब कैलकुलेट करके ब्रेड का जो एमआरपी रखा था उससे क्या कर देते, सबको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोच थोड़ा लेंदी रहता है, बहुत बड़ा रहता है, और उसके पहले वाले अप्रोच में डायरेक्ट हो गया था, बस ये चीज है, ठीक है।
एक बार रीड करोगे तो और अच्छे से समझेगा, क्योंकि मैं बता तो दूंगा, अभी तुम लोग को मेरा बात सुनने में बहुत प्यारा लगे, अरे वाह वाह वाह, बस ऐसा कर लोगे चले जाओगे फिर सब भूल जाओगे, इसलिए एक बार रीड कर लेना जब पढ़ा लूं मैं उसके बाद। Thus, GNP is obtained as the sum total of value added by all the different stages of production। और GNP ऐसे ही निकाला जाता है, हम लोग ने जो पहले पढ़ा कि भाई हर एक स्टेज में कैलकुलेशन करते हैं, टिल द फाइनल आउटपुट इज रीच्ड इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर टू मीट द फाइनल डिमांड। मतलब जब तक फाइनल पर्टिकुलर कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचता तब तक उसका कैलकुलेशन ही चलता रहता है, तो बहुत ज्यादा तामझाम वाला मेथड। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग टेबल। अब ये टेबल दिया है देखो, कॉटन वैल्यू ऑफ द आउटपुट, ठीक है, वैल्यू मतलब टोटल इसका कॉस्ट क्या था 150 रुपया, वैल्यू ऑफ द इनपुट 0 रुपीज, वैल्यू एडेड 150, ठीक है। मतलब देखो इधर क्या था, ये क्या बोलना चाह रहा है कि कॉटन लगा, शर्ट था ना, जो एक शर्ट बनाने में क्या लगा, पहले कॉटन लगा, ओके, तो उसका प्राइस कितना था 150 रुपया। फिर यान लगा, ये भी एक टाइप ऑफ फैब्रिक होता है, 250 लगा। फिर क्लोथ लगा, ठीक है, 400। तो टोटल शर्ट बनाने में कितना, टोटल शर्ट कितने में बना अपना 500 में, ठीक है। अब जो हम लोगों ने ये फाइनल गुड्स अप्रोच वाला मेथड था ना, वो डायरेक्ट क्या करेगा 500 को पकड़ लेगा, वो क्या करेगा डायरेक्ट 500 को पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोग ये वैल्यू एडेड मेथड देख रहे हैं ना, इसमें देखो इसने सबको कैलकुलेट किया है, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, फिर 500 देखेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसा 4 स्टेप के बाद ये निकालेगा। और ये मेथड क्या करता है, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट को दबोचता, अरे सॉरी फाइनल अमाउंट को दबोचता है, ठीक है। तो ये वो चीज लिख के दिया गया है। और इधर एक्सप्लेनेशन है, वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज कैलकुलेटेड, डिडक्टेड द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। इनपुट और आउटपुट का वैल्यू डिडक्ट किया गया है। देखो इधर आउटपुट था, इधर इनपुट था। अब यहाँ 250 में था आउटपुट, मतलब बनने में प्रोडक्ट जब पूरा बन गया तब 250 में रखा गया, और लगा कितना था 150 का, तो 100 रुपया अपना मार्जिन बना। वही चीज सबके बारे में लिख के दिया गया, और फिर एट द एंड फाइनल कॉस्टिंग, वो आप लोग पढ़ के खुद समझ जाओगे, ये टेबल आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो पढ़ाते थे। द सम ऑफ द टोटल एडेड डिफरेंट बिटवीन जीएनपी, ठीक है, जो भी सम निकलता है टोटल एडेड उसी को जीएनपी बोलते हैं। द अवर टेबल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड शर्ट इज 500, फाइनल गुड 500 का था। द टोटल सम ऑफ द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज प्रोडक्शन इज ऑल्सो 500, और हर एक स्टेज पे भी ऐड किया तो भी 500, और फाइनल प्रोडक्ट भी 500, और वही फिर सारे अमाउंट को ऐड करके बता दिया, सिंपल एज दैट। अब प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं भाई, ठीक है, ताकि गलतियां ना हो, ठीक है, तो वो भी बचाव भी करना पड़ता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है जस्टिफिकेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, एज सच क्वेश्चंस के लिए नहीं आता। देखो प्रिकॉशंस क्या है, वैल्यू एस्टिमेटेड नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन, ठीक है, पढ़ लेते हैं, आ जाएगा 5-6 लाइन का आंसर ये, अगर आ भी गया तो आपकी लॉटरी है। टू अवॉइड द डबल काउंटिंग ओनली वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड सर्विस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। वही बोला गया भाई, डबल काउंटिंग के लिए डायरेक्ट फाइनल गुड्स का ही प्राइस कैलकुलेट करो, जो हम लोग कब से पढ़ रहे हैं। गुड्स यूज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय द गेस वर्क। अभी जो गुड्स है सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रहा है फार्मर के लिए, ठीक है, शुड बी यूज एज अ गेस वर्क, ठीक है। मतलब अभी जो हर एक स्टेप पे जो एक प्राइस कैलकुलेट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ब्रेड बनाने में लगा ना वो सारा प्राइस, तो सारा प्राइस को छोड़ देने का, डायरेक्ट को पकड़ने का। जैसे फार्मर का मेकिंग चार्जेस भी लगा होगा ना, तो उसको एक एक करके 1 2 3 करके काउंट नहीं करेगा, एक गेस वर्क पे मतलब अंदाजन लगभग अप्रॉक्स इतना अमाउंट लिख के वो कैलकुलेट कर लेगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस फॉर द सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी जो पर्टिकुलर गुड्स यूज किए जाते हैं खुद के रोजमर्रा की, उसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड द मार्केट प्राइसेस आर टू बी डिडक्टेड, सब्सिडाइज गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सर्टेन प्रोडक्ट शुड बी एडेड फॉर एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो कुछ कुछ प्रोडक्ट में क्या होता है, डिडक्शंस होते हैं, सब्सिडीज होती है, ठीक है, जैसे बाटला आपको पहले सब्सिडी पे मिलता था, सस्ता मिलता था, फिर सब्सिडी हटता है, ठीक है, बहुत सारी चीज होती है इसमें। कुछ गुड्स आपको सब्सिडी मतलब कम भाव में मिलती है, गवर्नमेंट आधा पैसा देती है, कुछ का नहीं देती है, तो वो सब भी तामझाम ऐड होता है, ठीक है। While evaluating output, change in the market price level between the different years must be taken into account। अभी आउटपुट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर साल प्राइस बदलता है ना, इन्फ्लेशन आता जाता है, महंगाई बढ़ती रहती है, तो वो सारा चीज भी ध्यान रखना पड़ता है अपने को। वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड द वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट शुड बी डिडक्टेड। एक्सपोर्ट हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऐड करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करेंगे पैसा आता है ना तो ऐड करेंगे, और इम्पोर्ट का पैसा क्या होता है, जाता है, तो उसको डिडक्ट करेंगे, सिंपल सी बात।
डेप्रिसिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट शुड बी डिडक्टेड, डेप्रिसिएशन भी जो कैपिटल एसेट पे लगता है वो भी हम लोग को डिडक्ट करना चाहिए, ठीक है, माइनस करना चाहिए। सेल्स एंड परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। अब सेकंड हैंड गुड्स का जो सेल्स है ना उसे भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब वो बना था, जब करेंटली वो फ्रेश बना था, जब वो बिका होगा तो वो काउंट हो गया है। अब फिर उसके बाद उसे 10 बार सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, 10 हैंड करो, आप लोग उसको कैलकुलेट नहीं करते। तो इसमें से ना मैं बोलूंगा प्रिकॉशंस में से ना आप लोग कोई 6 पॉइंट याद कर लेना, बेटर फॉर यू, आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। आउटपुट मेथड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में यूज होता है, हाउएवर इट इज लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ द मार्जिन ऑफ एरर। और ये ज्यादा रिलायबल नहीं, इस पे डिपेंड नहीं रख सकते क्योंकि मार्जिन का एरर रहता है, इसमें प्राइसिंग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इन इंडिया द मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट, माइनिंग, मैन्युफैक्चर इंडिया में ये सब में ये पर्टिकुलर आउटपुट मेथड लगता है, बट इट इज नॉट अप्लाइड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कमर्शियल, ये सब चीज के लिए नहीं लगता, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन टर्शरी सेक्टर में यूज नहीं होता। अब इनकम मेथड क्या है ये देखते हैं, ठीक है। अब इनकम मेथड क्या है, चलो ये ब्लू नहीं येलो में आ जाते हैं। दिस मेथड इज बोला गया मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज द फैक्टर कॉस्ट मेथड, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। दिस मेथड एस्टिमेट नेशनल इनकम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। डिस्ट्रीब्यूशन साइड से ये क्या करता है, अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करके बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स की बात कर रहा है, ठीक है। पहले आपको प्रोडक्शन की बात कर रहा था कि भाई जब गुड्स बनता है तो उसका तामझाम नहीं देखते, डायरेक्ट फाइनल प्राइस देखते हैं। अब वो प्राइस निकल गया, वो सब हो गया, लेकिन अब वो बिकेगा, बेचा जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उधर की बात कर रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द मेथड द इनकम पेमेंट रिसीव बाय ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री इज इन अ पर्टिकुलर ईयर आर एडेड अप। मतलब हर एक पर्टिकुलर सिटीजन का जो इनकम रहता है वो इस मेथड के तहत, इनकम मेथड के तहत नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैं अगर 10,000 कमाता रहूं तो मेरा भी होगा, 15,000 कमाओ आपका भी होगा, कैलकुलेट नेशनल इनकम में। दैट इज इनकम दैट इज बोला गया एक्वायर टू ऑल फैक्टर प्रोडक्शन बाय वे ऑफ द रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। मतलब ये सारे पेमेंट मेथड्स, और ये पेमेंट मेथड बोल रहा हूँ, ये सारे जो इनकम मेथड्स है ना, मतलब वेजेस हो, वेजेस लेबर्स को दिया जाता है, रेंट, भाड़ा, प्रॉफिट, ये सब कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम में अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड, ओके। इन एडेड टुगेदर बट द इनकम रिसीव इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट इज इग्नोर्ड। मतलब जो ट्रांसफर पेमेंट होता है ना उसे इग्नोर किया जाता है। द डेटा प्रिटेंडिंग टू इनकम आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, फॉर इंस्टेंस फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स देखो पापा से पूछना, अपना आईटीआर फाइल बनाते होंगे पापा, तो उसी से आपका नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन शो करते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स डिडक्ट होगा, ये होगा, ऐसा होगा, ठीक है। रिपोर्ट मतलब वो काइंड ऑफ क्या रहता है कि आप लोग कितना साल भर में ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रहता है, तो उससे गवर्नमेंट को पता चलती है कि आप कितना कमा रहे हो, कितना धमा रहे हो, तो उसमें से टैक्स कटता है और उसी में से पता चलता है कि अपना इनकम मेथड के तहत कितना एक पर्टिकुलर इंसान कमाता है, ठीक है। रिपोर्ट बुक ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट एज वेल एज एस्टिमेट स्मॉल इनकम, ये सारा चीज रिपोर्ट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। आपको तो पता है, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, सीए करोगे आगे जाके। GNP can be treated as the sum of the factor income earned as a result of undertaking economic activity on the part source owner reflect doesn't matter। भाई ये बोला गया GNP एक सम फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, भगाओ इसको, फालतू में बोर हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, ये भी वही चीज है, एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। और इनकम मेथड में भी ना जो प्रिकॉशंस है वो अपना लेना देना नहीं रखते, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं ये स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। खाली ये चाहिए ना, ये दो चीज पढ़ लेना, इसमें दो भी नहीं, ये एक पढ़ लेना, ठीक है। कि इनपुट वैल्यू क्या, इम्प्यूटेड वैल्यू क्या होता है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्शन कैप फॉर सेल्फ कंजप्शन एंड इम्प्यूटेड रेंट ऑफ द ओनर। मतलब खुद के कंजप्शन के लिए होता है, सेल्फ यूज के लिए होता है। एक्सपेंडिचर मेथड भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो पहले इंपॉर्टेंट था वो मैंने पढ़ा दिया आपको, ठीक है। चैप्टर में और कुछ इंपॉर्टेंट है, थियोरेटिकल डिफिकल्टी ना, ट्रांसफर पेमेंट, इनलीगल इनकम, अनपेड सर्विस ना, इनकम फ्रॉम फॉरेन फॉर्म फॉर इकोनॉमी, नेशनल पॉलिसीज, डेप्रिसिएशन। हाँ ये पढ़ लो, डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू वेयर एंड टेयर ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू देयर यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो कैपिटल एसेट होता है ना, कैपिटल एसेट क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मशीनरी होती है, ठीक है। अब मशीनरी यूज करने में कभी कभार क्या होता है, मशीन खराब हो गया, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं यार वो शब्द मैं भूल गया,
हम लोग उसे क्या करते हैं और अच्छा बनाते हैं ना, पॉलिश करवाते हैं, तभी उसका मेंटेनेंस चार्जेस होता है, तो वो सब क्या करता है, उसकी वैल्यू थोड़ा बहुत घटाता है, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सिंपल एज दैट। जो आपका क्या करे, वेयर एंड टेयर करे, मतलब क्या करे, आपके कैपिटल एसेट की वैल्यू कम करे। सिंपल एज दैट। देयर इज नो यूनिफॉर्म कॉमन और एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू द वेरियस, मतलब कोई यूनिफॉर्म या कोई एक्सेप्टेड एक पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं होता, फ्लक्चुएट करता है, अलग अलग होता है। थर्ड इट इज डिफिकल्ट टू मेक करेक्ट डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, इसलिए गवर्नमेंट को क्या मुश्किल आती है डेप्रिसिएशन चार्ज मतलब डिडक्ट करने में मुश्किल आती है कि भाई एक जैसा डेप्रिसिएशन थोड़ी ना, मशीन एक ही बार खराब होती है, थोड़ी ना एक ही बार मेंटेनेंस कराओगे साल में आप, अलग अलग होता है, ठीक है। और ये भी देख लो, कैपिटल गेन्स और लॉसेस, कैपिटल गेन्स और कैपिटल लॉसेस विच बोला गया एक्वायर टू प्रॉपर्टी ओनर बाय इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स और चेंज इन द डिमांड। देखो अभी देखो डिमांड मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कोई पर्टिकुलर एसेट है, वो उसको प्रोडक्शन में यूज करो, आसान शब्दों में आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। अब उसको बनाने के लिए एसेट लगते हैं, अब जो आप प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एसेट यूज कर रहे थे, अब वो प्रोडक्ट का डिमांड घट गया, तो मशीनरी भी बंद हो जाएगी, एसेट भी बंद हो जाएगा, सिंपल एज दैट। तो कैपिटल लॉस है, और बढ़ गया डिमांड तो भाई कैपिटल गेन है, सिंपल एज दैट। और नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम बिकॉज दिस चेंजेस डू नॉट रिजल्ट फ्रॉम द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं किया जाता है क्योंकि करंट इकोनॉमिक में इसका लेना देना नहीं होता, क्योंकि पहले खरीदा है, अभी टूटा फूटा, अभी से लेना देना नहीं। और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम देख लेते हैं। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स अनेबल अस टू नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री फ्रॉम द डेटा रिलेटेड टू वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या बोलता है कि नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स है ना, जो अपने को बताती है कि एक देश में कितना रेंट, कितना इनकम, कितना प्रॉफिट आ रहा है। वी अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटीज इन द इनकम इन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, अलग अलग सेक्शंस के सोसाइटी में अलग अलग इनकम देखना मिलता है। इकोनॉमिक प्लानिंग देख लेते हैं। फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग डेटा